हेलो एवरीवन, आई एम शुभम एंड वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस पीसीएस। तो जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने इसके पहले पीटी 365 जो विजन आईएएस का मैगजीन है उसका हमने पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो कि चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी 365 है उसको हमने कवर कर लिया है। अभी इसके बाद हम पीटी 365 का साइंस एंड टेक वाला जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। जो साइंस एंड टेक का जो पीटी 365 आता है उसको काफ़ी अच्छे से हम कवर करेंगे। बट उस बीच में अभी हमारे पास टाइम था तो बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स थे वो चाह रहे थे कि जो पॉलिटी है उसका स्टैटिक एक रिवीजन लेकर आया जाए। तो इसके लिए हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को रेफर किया। तो मुझे जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का डॉक्यूमेंट है उड़ान सीरीज, तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लगा और वहाँ पे सारे जितने भी स्टैटिक्स पॉइंट हैं उसको काफ़ी काफ़ी अच्छे से कवर किया था। तो इसकी वजह से हमने उड़ान जो मैगजीन है उसको रेफर किया है। तो अभी जब भी हम पॉलिटी का जानेंगे कि जब भी हमारा संविधान से बेसिक हमारा पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट होता है कि संविधान से स्टार्ट होता है। बट हम थोड़ा सा उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है कि जब अंग्रेज आए वहाँ से लगाए कुछ छोटे छोटे नियम कानून बनते गया और लास्ट में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला उसको ही हमने मेजरली उसको कवर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया और बाद में उसको संविधान में भी हमने कवर किया। तो पहले हम जब भी पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने जो भी रूल रेगुलेशन लेकर आया था तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारा संविधान में जो हमारा है वहाँ पे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे 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 नियम कानून ऐड होते गए, कौन कौन से सिनेरियो बने जो कि इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए, यूपीएससी या फिर जो भी पीसीएस एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जितना उसको रिप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा, एक इंटरेक्टिव सेशन बनेगा। तो हम देखते हैं कि आप जानते होंगे कि जो हमारा संविधान है यहाँ पे जो भी संविधान हमारा लिया गया था तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो इफेक्टिव हुआ वो 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हुआ। मीन्स संविधान हमारा पहले बन गया था बट हमारा जो डेट था इनकॉर्पोरेशन का, ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से अडॉप्ट किया गया था। और पहले डोमिनियन की जगह पे क्या है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसका क्या मतलब होता है, सोवरेन मीन्स एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगा, डेमोक्रेटिक मीन्स वहाँ पे इलेक्टेड हेड बनेंगे, जो डेमोक्रेटिक का प्रोसेस रहेगा और वहाँ पे इलेक्टेड हेड बनेंगे। तो ये इसमें रखा गया। तो संविधान बनाने का काम कौन किया था, तो संविधान बनाने का काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, जिसका वो जो हमारा संविधान बनाने का जो प्रोसेस था जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं उसके ये चेयरमैन रहे हैं। और उन्होंने क्या किया था कि संविधान बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आप जानते होंगे कि जो संविधान बनाया गया तो उस टाइम पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इन्होंने भी काम किया। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था। तो आप देखिए 1946 से लगा 1949 के बीच में, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काफ़ी की रोल रहा है हमारे संविधान को डेवलप करने में। तो अभी हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा कि जब कंपनी रूल आया, और कंपनी रूल आया, दूसरा है क्राउन रूल आया। तो बेसिकली क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे आप हमारा जो क्रोनोलॉजी देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1600 में यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे अंग्रेज वो लोग इंडिया में आए 1600 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1600 में आए, फिर यहाँ पे एक तरीके से एक कॉमर्शियल बॉडी के तौर पे आए कि यहाँ पे रोजगार करेंगे कंपनी में और यहाँ पे रोजगार जनरेट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इस पर्पज से वो कंपनी आया इंग्लैंड का। फिर क्या हुआ कि 1765 में ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ जहाँ पे शाह आलम टू ने क्या किया कि जो दीवानी का राइट होता है उसको जो यहाँ पे कंपनी थी उसको वो राइट दे दिया। मीन्स क्या है कि जो ब्रिटिशर्स जो ट्रेडर्स थे उनको एज ए कंपनी जो वर्क कर रहे थे उनको क्या किया कि यहाँ पे जो दीवानी राइट होती है, दीवानी राइट बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा कोर्ट कचहरी का होता है वहाँ से जो भी रिवेन्यू आते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम हमने क्या किया था, हमने मीन्स जो शाह आलम थे तत्कालीन टाइम पे उन्होंने क्या किया था, कंपनी को हैंड ओवर कर दिया था 1765 में। तो जब कंपनी के पास एक बार के लिए दीवानी राइट चला गया तो उन्होंने क्या किया कि उसको रेगुलेट करने के लिए समय समय पे नियम कानून बनाए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट बनाए जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और कौन से रूल रेगुलेशन के थ्रू हुआ था। फिर हमारा एक जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया जिसको हम समझौता की तरह से एक समझौता एक्ट बोलते हैं 1781 में लेकर आया गया। फिर पीट एक्ट आया, उसके बाद चार्टर एक्ट भी है। चार्टर एक्ट कब का आया है? 1813 में आया, 1833 और 53। तो इन जो चार्टर एक्ट, ये तीन चार्टर एक्ट आने के बाद ये चार्टर सीरीज का यहाँ पे देखेंगे कि जो भी रेगुलेशंस थे ये खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि 1857 में हमारा जो आज़ादी का पहला जो लड़ाई है वो रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ। तो 1857 में देखेंगे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे जो वहाँ पे ब्रिटिश में रहते थे तो उनको ये लगने लगा कि अभी कंपनी रूल के थ्रू इंडिया को गवर्न करना काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहले क्या था, कंपनी रूल रेगुलेशन बना बना के इंडिया को यहाँ पे कंट्रोल करती थी और रेगुलेट करती थी। बट बाद में क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद वहाँ पे देखेंगे कि जो भी इंडिया में रूल रेगुलेशन होने लगे वो वहाँ के ब्रिटिश के पार्लियामेंट से रूल रेगुलेशन पास होने के बाद वो इंडिया में आते थे डायरेक्टली। कोई यहाँ पे कंपनी नहीं बनाती थी। तो जो वहाँ के पार्लियामेंट से पास होकर इंडिया को रेगुलेट किया जाता था इसी को हम क्राउन रूल बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो क्राउन रूल बेसिकली क्या है, जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां से रूल रेगुलेशन हम लॉ पास करा के जब इंडिया को रेगुलेट करते थे उस प्रोसेस को हम क्राउन रूल बोलते थे। तो वो कब स्टार्ट हुआ? 1858 में स्टार्ट हुआ। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुआ वो फेल हो गया। तो उनको लगने लगा कि यहाँ पे कंपनी के माध्यम से अभी इंडिया को कंट्रोल करना और गवर्न करना काफी बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जो कि इस सीरीज का पहला इस तरीके का एक्ट है। और ये जो कहाँ से आया था? ये आया था कि जो वहाँ पे क्राउन रूल था मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये पास होके आया था। फिर 1892 में आया। तो आप इसका देखेंगे आगे हम डीप में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी काउंसिल एक्ट आया था उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या नए रूल्स थे। फिर देखेंगे कि 1909 में हमारा गवर्नमेंट यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट वो जो 1909 वाला आया। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। ये कब आया और क्यों लाया गया था, इसका क्या क्या पर्पस था। फिर हमारा देखेंगे कि जो लास्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आया था। और इसी के थ्रू देखेंगे जो हमारा आज के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका फॉर्मेशन किया गया था। कौन से रूल के थ्रू किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935 के इसके थ्रू किया गया था। और बाद में हमारा देश जो है 1947 में आज़ादी हो गया जिससे क्राउन रूल था जो उससे हमें छुटकारा मिल गया। तो पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था ये बेसिकली क्या था और इसमें क्या क्या होता था। तो इसके पहले देखिए जब भी ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे देखेंगे कि वो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंडिया का जो भी फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? ये वारेन हेस्टिंग्स है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था। और यहाँ पे देखेंगे कि ये इस इंग्लैंड की कंपनी थी, ये ब्रिटिश कंपनी थी, इसके द्वारा इंडिया को रेगुलेट करने का जो पहला कदम रखा गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से रखा गया था। फिर इसमें क्या क्या प्रोविजन रखा गया? इसमें एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात रखी गई। मींस देखेंगे कि उस टाइम पे हमारे पास तीन मेजर प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सा था? एक तो कैलकाटा का था, दूसरा बॉम्बे था और तीसरा मद्रास था। तो इन लोगों के ऊपर जो है इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस चीज को रखा गया कि एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होनी चाहिए जिससे इन तीनों प्रोविंस को कंट्रोल किया जा सके। बाद में इसके पहले अब देखेंगे कि जो वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, तो उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये पहले गवर्नर जनरल थे। फिर इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? कि ये किया गया था 1774 में कलकत्ता में, जो कि अभी आज के टाइम पे न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में देखेंगे है। बट उस टाइम पे जब भी 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस एक्ट के माध्यम से उसका जो बेंच रखा गया था, सॉरी वहाँ पे उसका ऑफिस रखा गया था वो कलकत्ता में रखा गया था। और इस जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके थ्रू यहाँ पे बताया गया कि जो प्राइवेट ट्रेड थे मीन्स कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग थे उनको प्राइवेटली ट्रेड करने के लिए बैन किया गया था।
क्योंकि देखेंगे कि उस टाइम पे, अभी आज के टाइम पे मौजूदा में जो भी करप्शन है, इसका जिम्मेदार जो है उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके कारण है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे कंपनी में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया, क्योंकि कंपनी रूल था, तो रूल रेगुलेशन को यहाँ पे मैनेज करने के लिए, उसको अल्टरनेट निकालने के लिए वहाँ पे करप्शंस काफ़ी बढ़ गए थे। तो ब्राइबरी केसेस और ये सब ज़्यादा होने की वजह से प्राइवेट ट्रेड जो है उसको बंद कर दिया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि देखेंगे कि रिवेन्यू हो गया, मीन्स जो रिकरिंग पेमेंट होता है, जैसे हमारा कोर्ट कचहरी हो गया, ये हो गया, फिर सिविल और जो मिलिट्री के मैटर्स हो गए, इनको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। और इसके साथ इसमें ये बताया गया कि जो अपना कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है, उसके नीचे ही बॉम्बे और मद्रास रहेंगे। तो इस तरीके से अभी स्ट्रक्चर कैसा हो गया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये, यहाँ पे कलकत्ता है, कलकत्ता, तो इसके अंडर ही ये रखा गया, मीन्स जो यहाँ पे बॉम्बे है, बॉम्बे, और ये मद्रास, मद्रास, इन दोनों को यहाँ पे जो कलकत्ता था उसके अंदर ही रखा गया। और उसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसके गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा जो एक्ट आया था वो कब आया था? 1781 में, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट या समझौता का एक्ट बोलते हैं। और उस टाइम पे भी देखा जाए तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पे क्या किया गया था, इसमें इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए बोला गया कि यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे बन जाने की वजह से 1974 में सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट बन जाने की वजह से देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जुडिशरी में केसेस आने लगे। किसके खिलाफ आने लगे? कि जो गवर्नर, इनके खिलाफ, फिर जो हमारा काउंसिल था, मीन्स जो उनका काउंसिल था, इनके खिलाफ ये कोर्ट में बहुत सारे केसेस आने लगे। अब केसेस आने से क्या हुआ कि वहाँ के लोगों पे करप्शन और ये सब इन चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आया गया, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है, उससे क्या किया गया कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को बाहर कर दिया गया। फिर कोई रिवेन्यू मैटर है, इसका भी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के बाहर चला गया। और देखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था, तो कोई भी वहाँ पे जाके केस करता था, यहाँ पे गवर्नर जनरल और काउंसिल उनके ऊपर, या फिर रेवेन्यू मैटर पे बार बार ज़्यादा केसेस पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को, जो खास करके ये तीन बॉडी है, गवर्नर जनरल, फिर काउंसिल, उनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, और रिवेन्यू मैटर, इनको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन मीन्स अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर ना रहे कि इसको यहाँ पे जांच पड़ताल कर सके। और इसके अलावा ये बताया गया कि इंडिया में जो भी हिंदू मुस्लिम थे, इनको मीन्स इनको जो कोर्ट में केसेस हैं, इनके हिंदू या फिर जो यहाँ पे मोहम्मदन लॉ है, मीन्स हिंदू या फिर मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है, उसके हिसाब से इन लोगों को ट्रीट किया जाए। इस चीज़ में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये बताया गया। अभी हमारा अगला जो यहाँ पे रेगुलेशन लेकर आया गया था, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो वारेन हेस्टिंग्स थे, तो वहाँ पे बताया गया कि पहला उसमें क्या क्या प्रोविजन लेकर आया गया था पीट्स एक्ट में। तो यहाँ पे एक तो फंक्शन को यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया कि देखिए, कुछ फंक्शन थे कॉमर्शियल फंक्शन थे, कुछ थे पॉलिटिकल फंक्शन थे। तो उन्होंने इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि दो तरीके का डुअल गवर्नमेंट बनाया। डुअल गवर्नमेंट इसलिए बनाया, एक का नाम रखा उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस लिए रखा गया? पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। पॉलिटिकल अफेयर्स मीन्स सपोज कोई इंडिया का प्रेसिडेंसी है, तो वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थे, उनके साथ कैसा पॉलिटिकल संबंध बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, इसको मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी और उसके मेंबर्स करते थे। और दूसरा यहाँ पे एक बनाया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे थे कि जो कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स थे, कॉमर्शियल मैटर्स थे, इसको देख रेख करने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे। तो अभी डुअल गवर्नमेंट जो यहाँ पे पीट्स इंडिया एक्ट आया,
तो वहाँ पे दो तरीके गवर्नमेंट की बात की गई। तो पहला गवर्नमेंट में क्या बोलता है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें पॉलिटिकल अफेयर, राजनीतिक अफेयर को हैंडल करने के लिए पावर दिया गया। दूसरा है कि वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लिए बनाया गया? क्योंकि कंपनी के जो कॉमर्शियल अफेयर्स है उसको देख रेख करने का काम करने के लिए बनाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम इंडिया की जो जितनी भी टेरिटरी थी इसको ब्रिटिश पोजेशंस माना गया, मीन्स ब्रिटिश का अधिकार वाला क्षेत्र ये माना गया। ये ध्यान दीजिएगा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब इंडिया का जो भी टेरिटरी थी जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थे उसको ब्रिटिश का पोजेशंस बोला गया। हमारा अगला इस सीरीज में जो एक्ट था वो था जो एक्ट ऑफ 1786 का था, जिसके जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसमें था बताया गया कि गवर्नर जनरल का जो अपॉइंटमेंट था वो उनका अपॉइंटमेंट मीन्स गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट कॉर्नवालिस को किया गया। और कॉर्नवालिस मीन्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वही कमांडर इन चीफ होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये दोनों एक ही रहेंगे। इस चीज़ को इसमें बताया गया और कुछ उतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला जो इस सीरीज में देखेंगे कि चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट देखेंगे कि क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे 1793 में लेकर आया गया था जो चार्टर एक्ट था। और इसके गवर्नर जनरल कौन थे? इसके गवर्नर जनरल जॉन शोरे थे। जॉन शोरे थे। तो इनमें पहला जो था इसमें पहला प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये रखा गया था कि जो कंपनी का ट्रेड था मोनोपोली था इसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसको पहले समझिए कि ट्रेड का मोनोपोली क्या होता था कि सपोज 1600 में जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बनाया गया। तो क्या किया गया? तो पहले और लोगों को और भी मतलब दूसरी कंपनी को, इंग्लैंड की दूसरी कंपनी को यहाँ पे आने दिया नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले इनका पर्पज ये था कि पहले अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल स्थापित हो जाए, फिर जाके दूसरी जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो इसकी वजह से जो कंपनी थी एक कंपनी रहेगी तो गवर्नमेंट को फोकस करना काफ़ी आसान रहेगा। तो इसकी वजह से जो कंपनी थी वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका यहाँ पे मोनोपोली मीन्स इंडिया में एक कंपनी के तौर पे काम करने का जो टेन्योर था इसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि अभी 1793 से नियरली 1813 तक यहाँ पे आप वो कंपनी जो है मोनोपोली की तरह मीन्स एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगी। यहाँ पे इस चीज़ को प्रोविजन रखा गया। और दूसरा फाइनेंशियल प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। इन्होंने मैंडेट कर दिया गया कि यहाँ पे जो इनकी सैलरी होगी मीन्स जो यहाँ पे देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए। तो ये बताया गया इसमें कि फाइनेंशियल प्रोविजन कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो सैलरी और जो पेंशन है यो कहाँ से दिया जाएगा? वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। मीन्स जो यहाँ पे अंग्रेज जो थे यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर के तौर पे काम कर रहे थे उनको इंडियन की जो रेवेन्यू थी यहाँ से सैलरी और भत्ता जो भी दिया जा रहा था यहाँ से दिया जा रहा था। अभी अगला देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 कौन लेकर आया था? तो ये लाया गया था लॉर्ड मिंटो वन। ध्यान दीजिएगा कि एक लॉर्ड मिंटो वन है एक लॉर्ड मिंटो टू। तो जो लॉर्ड मिंटो टू है इनका कब लेकर आया गया था? तो ये जो है 1909 वाला जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लेकर आया था जिसको मार्ली मिंटो सुधार बोलते हैं, उस चीज को ही हम यहाँ पे बोलते हैं कि वो लॉर्ड मिंटो जो है वो टू के कार्यकाल में लेकर आया गया था। तो चार्टर एक्ट 1813 है ये यहाँ पे लॉर्ड मिंटो वन के द्वारा लेकर आया गया था। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन रखा गया? तो इसमें पहला प्रोविजन ये रखा गया कि जो 1793 में जिस एक्ट के माध्यम से कंपनी को ट्रेड मोनोपोली बढ़ा दिया गया था 20 साल के लिए, वो ट्रेड मोनोपोली जो है खत्म कर दिया गया। तो अभी क्या हुआ? ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंग्लैंड की दूसरी जो कंपनी अदर जो कंपनी थी वो भी अभी इंडिया में आके यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग और जो भी कंट्रोल स्थापित कर सकती थी। इसका मेन पर्पज ये था। तो यहाँ पे कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया। बट इसमें भी देखिए एक कैच है। कैच उन्होंने ये रखा कि चाइना के साथ जो ट्रेड है और यहाँ पे चाय के साथ जो ट्रेड है इसमें अभी भी कंपनी का मोनोपोली रहेगा। मीन्स जो भी कंपनी इंग्लैंड से आएगी वो सिर्फ इंडिया, तो वो कंपनी क्या करेगी? सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आई थी वही सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड कर सकती है और चाय से रिलेटेड जो भी ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे
ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। इसके अलावा इंडिया में की किसी भी अदर पोजीशंस पे कोई काम करना रहे, डेवलपमेंट करना रहे या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग करना रहे, तो दूसरी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी भी आके यहाँ पे कर सकती थी। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भी ट्रेड मोनोपोली खत्म किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, तो वहाँ पे चाइना और जो टी है, चाय, इन दोनों को छोड़ के ट्रेड मोनोपोली खत्म किया गया था। और इसमें बोला गया था कि यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन ने बताया कि जो जितने भी जगह पे कंपनी का टेरिटरी था, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका टेरिटरी जहां जहां पे था उसको ब्रिटिश का सोवेनिटी बोला गया। मीन्स वहां पे एक उसका अधिकार बताया गया कि वो ब्रिटिश क्राउन का अधिकार है, मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसका मीनिंग ये निकलता है। और देखेंगे कि जो कंपनी रूल था इसको बाकी के 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मीन्स 1813 में लेकर आया गया तो इसको बढ़ाया गया 20 साल के लिए। तो कब तक के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया? तो 1833 तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी रूल को। तो टाइम टाइम पे वो क्या करेगी कंपनी, 20 साल तक उसको रेगुलेट करेगी। और इसके साथ साथ देखेंगे कि वहाँ पे जो इंडिया में देखेंगे कि जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मीन्स वहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा और यहाँ पे जो अंग्रेज का और रिलीजियस मैटर्स थे उसको यहाँ पे इंडिया में बढ़ावा देने के लिए, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया में जाके वहाँ पे आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसके साथ साथ वहाँ पे एक ये भी कंडीशन रखा गया कि जो इंडिया में की एजुकेशन पे मिनिमम 1 लाख रुपीज खर्च करना है, जिससे कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट हो जाए। इस तरीके का उन्होंने एक तरीके का प्रोविजन रखा है। तो अभी के लिए देखिए चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या हमने पॉइंट डिस्कस किया। पहला पॉइंट ये डिस्कस किया कि उस टाइम पे जो वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे। उसके साथ कंपनी का ट्रेड मोनोपोली यहाँ पे खत्म कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ चाइना और चाय को छोड़ के। फिर जो जितने भी कंपनी के पोजीशंस थे उसको ब्रिटिश क्राउन का पोजीशन बताया गया। फिर तीसरा पॉइंट ये हो गया कि कंपनी का जो रूल था 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चौथा पॉइंट ये हो गया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भी इंडिया में अलाउ कर दिया गया कि आप आइए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे जो शिक्षा था, शिक्षा के क्षेत्र में ये बताया गया कि 1 लाख रुपए कम से कम यहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करना है। तो ये चार्टर एक्ट 1813 के कुछ खास पॉइंट हो गए। फिर देखेंगे कि जो चार्टर एक्ट 1833 लेकर आया गया था, तो उस टाइम पे देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटाकर उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये विलियम बेंटिक थे, मीन्स लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे देखेंगे इनको बनाया गया। और फिर ये पहला स्टेप था जिससे सेंट्रलाइजेशन लेवल की बात किया जाए, मीन्स ऑल इंडिया लेवल की बात की जाए। जैसे पहले तीन प्रेसिडेंसी थी, एक तो बंगाल हो गया, फिर बॉम्बे हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मद्रास हो गया। तो ये तीनों डिफरेंट यूनिट की तौर पे काम करती थी। बट यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाने की वजह से यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे एक यूनिट के तौर पे काम करो और इसी के अंडर ये तीनों लोग रहेंगे। मीन्स कौन? ये बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया एंड मद्रास, ये जो तीन थे इनको एक यूनिट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन जो है ये बढ़ गया था। तो यही था इस पहले पॉइंट का मीनिंग कि फाइनल स्टेप था ये सेंट्रलाइजेशन के लिए, जिससे कि इंडिया का ऑल इंडिया एक तरीके का कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप हुआ। फिर दूसरा पॉइंट ये लेकर आया गया कि जो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन है उसको क्या किया गया कि वहाँ पे कंपनी से उसको चेंज करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। मीन्स जो कंपनी थी जिसको कोलोनाइजेशन बोलते हैं, ब्रिटिश कोलोनाइजेशन, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना गया जिससे कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन करना इजी हो जाए इंग्लैंड के लिए। फिर जो चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली का ये था 1800 जो यहाँ पे 13 में दिया गया था, उसको भी खत्म कर दिया गया। मीन्स अभी चाइना में और चाय में, फिर इंडिया में कहीं पे भी कोई भी कंपनी आके निवेश कर सकती, काम कर सकती, डेवलपमेंट कर सकती है। यहाँ पे इस तरीके का उनका ये मंशा था और उन्होंने इस तरीके का मोनोपोली था, कंपनी एक था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको खत्म कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल थे, इस पोस्ट को हमने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया, मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और उस पोस्ट को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस सीरीज मीन्स जो वहाँ पे रूल रेगुलेशन आने लगा उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाने लगा।
अभी अगला पॉइंट है कि हमने बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, जिसको यहाँ पे फर्स्ट थे लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे, ये फर्स्ट यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कई बार यूपीएससी और एनपीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फिर जो एक यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर मीन्स जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आता है वहाँ पे, उसको क्या किया गया, जो बॉम्बे बॉम्बे और मद्रास के पास लेजिस्लेटिव पावर थे उसको ट्रांसफर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मीन्स जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके पास ट्रांसफर कर दिया गया कि अभी बॉम्बे और मद्रास में भी जो लेजिस्लेटिव पावर थे वो भी अब काम करने का काम, वहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन बनाने का काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। और उसके पास एक ऐसा पावर हुआ, जो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसके पास ऐसा पावर हो गया कि कोई भी एग्जिस्टिंग नियम कानून में वो अमेंड कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या फिर उस रूल रेगुलेशन को कैंसिल कर सकते हैं, इतना उसको पावरफुल बनाया गया। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया में जो सिविल सर्विसेज था, यहाँ पे ओपन कंपटीशन के बारे में एक प्लान प्रपोज किया गया। मीन्स देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसको लागू नहीं किया गया, सिर्फ प्रपोज किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली जो थे यहाँ पे जो कॉमर्शियल मैटर्स थे उसके लिए थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि ओपन कंपटीशन कराने की बात की। मीन्स ओपन कंपटीशन ऐसा कि एक एग्जाम होगा, उसमें चाहे इंडियंस आए चाहे ब्रिटिशर्स आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये इस तरीके का ओपन कंपटीशन होगा। इसको इस प्लान को यहाँ पे प्रपोज किया गया था। बट क्या था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे मीन्स जो यहाँ पे कॉमर्शियल कॉमर्शियल जो देख रेख कर रहे थे अफेयर्स को, कॉमर्शियल अफेयर्स को, उन लोगों ने अपोज किया। क्योंकि उनका मानना ये था कि जब ओपन कंपटीशन होगा तो इंडियंस जो है सिविल सर्वेंट बन के आने लगेंगे बड़े बड़े पोस्ट पे। तो बड़े बड़े पोस्ट पे जब इंडियंस बैठ जाएंगे तो उनके लिए गवर्न करना कंपनी को काफी बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस टाइम पे अपोज किया था। फिर अगला पॉइंट ये था कि उन्होंने जो यहाँ पे 1834 में इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया, लॉ कमीशन बनाया गया जिससे लीगल जो इंडिया का लीगल सिस्टम है मीन्स उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था, उसका जो लीगल सिस्टम है उसको समय समय पे कोई भी बदलाव की जरूरत पड़ी तो इस इंडियन लॉ कमीशन जो 1834 में लेकर आया गया था, इसकी हेल्प से यहाँ पे बनाया जा सके। और ये किसको इसको इसको चेयर करने का काम मीन्स इसको लीड करने का काम किसने किया था, तो ये लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इंडियन लॉ कमीशन कब बना था, 1834 में बना था। इसको चेयर करने का काम कौन किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ये ध्यान दीजिएगा। तो 1834 का जो चार्टर एक्ट है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने सीखा, तो हमने सीखा उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि सेंट्रलाइजेशन के लिए उन्होंने मूव किया। मीन्स क्या था कि जो ब्रिटिश जो वहाँ पे कलकत्ता का प्रेसिडेंसी था, यहाँ पे फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी, देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको क्या किया कि एक बॉडी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को तीनों को एक नीचे लेकर आया गया। और जो यहाँ पे कलकत्ता और कलकत्ता मद्रास सॉरी मद्रास और बॉम्बे, इनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर मीन्स पार्लियामेंट के थ्रू या रूल रेगुलेशन बना के काम करने का जो तौर तरीका था उससे छीन लिया गया। मीन्स वो सारा एक जगह कर दिया गया, जिससे क्या हो गया कि सेंट्रलाइजेशन का बात हो गया। फिर दूसरा था कि उन्होंने जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको एक कंपनी की तरह ना ट्रीट करके उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे ट्रीट किया जाने लगा। और कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे अगला पॉइंट कि जो कंपनी का मोनोपोली था चाय और चाइना में, इसको खत्म कर दिया गया। फिर इसके अलावा देखेंगे कि वहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसको पूरा राइट दे दिया गया सिविल और मिलिट्री मैटर पे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले वहाँ पे अपॉइंटमेंट उनको हुआ था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर लेजिस्लेटिव पावर हमने बताया कि मद्रास और बॉम्बे से छीन लिया गया था। फिर यहाँ पे उनको इतना पावर दिया गया किसी भी एग्जिस्टिंग नियम कानून में वो छेड़छाड़ या फिर बदलाव कर सकते थे। फिर सिविल सर्वेंट में ओपन कंपटीशन की बात प्रपोज किया गया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लॉ कमीशन 1834 में बनाया गया, जिसको सबसे पहले उन्होंने चेयर किया था लॉर्ड मैकाले ने। अभी अगला चार्टर एक्ट देखेंगे कि 1853 के बारे में। तो 1853 के टाइम पे जब भी चार्टर एक्ट आया तो उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। ये ध्यान दीजिएगा, 1853 आया था उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे यहाँ पे लॉर्ड मैकाले थे। तो लॉर्ड मैकाले इस सीरीज का देखा जाए चार्टर एक्ट जितने भी आए थे 1793 से लगाए 1853 के बीच में, ये लास्ट था। मीन्स 1853 के बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा।
इन्होंने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे इसको सेपरेट किया। मीन्स लेजिस्लेटिव फंक्शन मीन्स जो रूल रेगुलेशन बनाने का काम लेजिस्लेटिव पार्ट हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मीन्स उसको फॉलो कराने का और उसको रेगुलेट करने का काम उसको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया, तो इसको यहाँ पे सेपरेट किया गया। फिर इसके अलावा जो इंडिया में देखा जाए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे 6 न्यू मेंबर्स को और रखने की बात की गई, जिससे कि इंडियन, क्योंकि वहां पे पहले क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो अभी क्या किया गया कि इंडियन का भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया कि जो यहाँ पे उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां पे भी, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे भी 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया जाए, जिससे वहां पे टोटल संख्या 6 + 6 क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। आप ध्यान दीजिएगा टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहाँ पे पहले 24 हुआ करते थे वहां पे उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 जो था ब्रिटिश क्राउन मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा वहां पे नॉमिनेट किया गया जाता था। और इस जो फंक्शन जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला, इसी को हम मिनी पार्लियामेंट बोलते थे। और यहाँ पे जो था 1800 यहाँ पे 33 वाला जो चार्टर एक्ट लेकर आया गया था जिसमें ओपन सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन की बात की गई थी, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा कि ओपन कंपटीशन सिस्टम रखा गया सिविल सर्वेंट में, जिसमें इंडियन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो मैकाले कमेटी के सजेशन के बेस पे किया गया था, जो कि 1854 के रिपोर्ट दिया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी हम देखते हैं, पहले तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इनकेस वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी है आप जैसा भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो में कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट करने से, लाइक करने से इंगेजमेंट बढ़ेगा, और इंगेजमेंट बढ़ता है तो हमारा वीडियो दूसरे लोगों को भी यहाँ पे सजेशन देता है। और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हिंदी मीडियम में हम ज़्यादा, वो जो भी हमारा ये पीडीएफ है इसको हम हिंदी मीडियम में लेकर आए, तो वो भी कमेंट करके बताइए। जैसा भी रहेगा जिसमें मेजोरिटी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो अगला पॉइंट है कि क्राउन रूल। तो क्राउन रूल बेसिकली हमने बता दिया कि पहले तो 1857 का, जब 1800 यहाँ पे 57 का जब क्रांति हुआ, तो उस क्रांति के बाद देखेंगे कंपनी का जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था वो टोटली फेल हो गया। तो क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स थे उनको ये समझ में आ गया कि अभी इंडिया को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि वहां से उनके पार्लियामेंट से जो बिल था उसको पास करवा के, एक्ट बनवा करके ही इंडिया को वहां पे रेगुलेट करने लगे, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। तो वहां पे देखेंगे कि पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय से यहाँ पे रिप्लेस किया गया। तो पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। तो ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के फर्स्ट वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे इस प्रोविजन में क्या क्या रखा गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी था उसके पावर्स को यहाँ पे एबोलिश्ड कर दिया गया। फिर यहाँ दूसरा पॉइंट ये था कि वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया, मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बजाय वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट अपॉइंटमेंट था एज अ वायसराय ऑफ इंडिया। फिर जो पहले था वहाँ पे देखेंगे दो जो डुअल यहाँ पे पावर था, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए था, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, और दूसरा बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इसको यहाँ पे बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया। फिर इसके अलावा कुछ न्यू ऑफिस बनाए गए। तो न्यू ऑफिस क्यों बनाए गए कि सपोज यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया गया, तो उसको इंडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई तो बॉडी चाहिए। तो क्या किया गया कि यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। मीन्स जैसा अभी के टाइम पे विदेश मंत्रालय है, वैसा ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पार्लियामेंट से वहां पे एक्ट पास करवा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया, कि मीन्स इंडिया के लिए एक विशेष तौर पे विदेश मंत्रालय, इस तरीके का एक पोस्ट बनाया गया। और वहां पे उनके एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया गया, जिसमें 15 मेंबर को रखा गया। ये ध्यान दीजिएगा कि मेंबर की संख्या भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके लिए जो एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था, वहाँ पे मेंबर्स की संख्या कितनी रखी गई थी, वो 15 रखी गई थी।
और एडवाइजरी काउंसिल क्यों बनाया गया था? क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट फॉर इंडिया मीन्स भारत के लिए जो उस टाइम पे विदेश मंत्रालय उन्होंने बनाया था, उसको समय समय पे सलाह देने के लिए, रूल रेगुलेशन बनाने के लिए जो मेंबर्स की हेल्प लगेगी, उस चीज को ही टैकल करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था, जिससे कि सेक्रेटरी को हेल्प मिले। अभी अगला हमारा पॉइंट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के टाइम पे जब भी 1861 वाला आया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कुछ न्यू सिस्टम्स के बारे में बताया गया। तो पहला यहाँ पे वायसराय कौन था? तो यहाँ पे वायसराय जब भी आया तो उस टाइम पे वायसराय यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। तो हमने बता दिया कि वायसराय उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब लेकर आया गया, और उसमें ये बताया गया कि वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बताया गया कि वो जो जो भी वायसराय है वो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो उस टाइम पे 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था। तो किसको किसको नॉमिनेट किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले पे उन्होंने राजा बनारस मीन्स बनारस के जो राजा थे उनको नॉमिनेट किया गया था पहले नंबर पे। दूसरे पे जो पटियाला के महाराजा जी थे उनको नॉमिनेट किया गया, और तीसरे पे यहाँ पे सर दिनकर राव थे। तो दिनकर राव कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। तो इन 3 लोगों को वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर एज अ वहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी के टाइम पे देखिए 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। तो 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से बनाया गया था? तो एक तो बनाया गया था बंगाल को कब बनाया गया था? 1862 में बनाया गया था। मीन्स बंगाल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको 1862 में बनाया गया था। फिर दूसरा बनाया गया था यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस है उसको 1886 में बनाया गया था। तीसरा पंजाब का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाया गया था 1897 में। तो ये 3 जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और इसके अलावा देखिए फर्स्ट टाइम जो ऑर्डिनेंस होता है, अभी हमारा जो करंट में जो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस लेकर आया जाता था, उसका जो उत्पत्ति यहीं से हुई थी कि जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है यहाँ से लेकर आया गया था। तो आप हमें कमेंट में ये बताइए कि जो अभी के लिए ऑर्डिनेंस है ये संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन है? प्लीज कमेंट करके बताइए। जिसका भी आंसर राइट रहेगा उसको हम हार्ट दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी था ऑर्डिनेंस बनाने के लिए यहाँ पे एक पावर दिया गया वायसराय को कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा आता है और काउंसिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो जो भी वायसराय है वो एक ऑर्डिनेंस के तौर पे लाके वहाँ पे टैकल कर सकते हैं। दूसरा है कि आज के टाइम पे यहाँ पे जैसे पोर्टफोलियो है, जैसे यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, ऐसे ही वहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आया गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग के लोगों को नॉमिनेट किया जाए या फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों को दे दी जाए। इसी को हम पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट था ये 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू हुआ था। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो देखिए ये जो भी हम आज यहाँ पे कवर करा रहे हैं, ये पहले तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर इंडियन संविधान है, पॉलिटी है, उसको समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी कि पहले से क्या होता था, अभी क्यों ऐसा है हो रहा है। तो उसको हम करने के लिए एक शॉर्ट में हम इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, जिससे कि सपोज एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज़ को कि पहले जो जो भी जिस जिस चीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो भी था, इसका फिर कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है वायसराय क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का तो हमने ऐसा एक शॉर्ट में बनाया है जिससे कि उन लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। तब जब आप संविधान पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तब जाकर वहाँ पे मजा आएगा और वहाँ पे अच्छे से डॉट को कनेक्ट कर पाएंगे किसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। हमने इतने आसान लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। स्टिल आपको लग रहा है कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, वहां पे जब भी आया तो उस टाइम पे वायसराय कौन था? वहां पे लॉर्ड लैंडसोन थे। तो पहला चीज ये था। तो देखिए यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाला में, बट इसमें देखिए बताया गया कि जो
बजट वाला फंक्शन है, बजट जो आज के टाइम पे यहाँ पे जो आर्टिकल 112 में है हमारा मेंशन है, वो जो उसका डिस्कशन था वो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू फर्स्ट टाइम इसका फंक्शनैलिटी दिया गया कि आप बजट पे डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले 1800 जो यहाँ पे 61 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, वहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम दिया गया कि पोर्टफोलियो अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग लोगों को एलोकेट किया गया था। तो इसकी वजह से 1892 में क्या किया गया कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना बजट देना है नहीं देना है, इसका डिस्कशन आप कर सकते हो। इस चीज के लिए जो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बजट पे फर्स्ट टाइम डिस्कशन जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे जो भी एक वायसरा का यहाँ पे काउंसिल रहेगा, वहाँ पे दो तरीके से देखेंगे कि नॉमिनेशन का प्रोसेस था। एक तो सेंट्रल लेवल पे था जिसको सेंट्रल काउंसिल बोलते थे, एक प्रोविंशियल लेवल मीन्स स्टेट लेवल पे था जिसको हम प्रोविंशियल काउंसिल बोलते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे देखा जाए जो इसको हम यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं, उसका नॉमिनेशन का प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता था? ये वायसराय के द्वारा किया जाता था। प्रोविंशियल लेवल पे देखा जाए कि नॉमिनेशन का प्रोसेस ये किसके द्वारा किया जाता था, तो ये गवर्नर के द्वारा किया जाता था। जो भी उस स्टेट का वहाँ पे गवर्नर, उस प्रोविंस का गवर्नर है, उसके द्वारा किया जाता था। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मान के चलिए ये एग्जाम में आता ही आता है, यूपीएससी या फिर जो भी हमारा पीसीएस एग्जामिनेशन है, यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो पहला यहाँ पे देखिए कि उस टाइम पे जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसको देखिए और भी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अदर नेम में इसको मार्ली मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। मार्ली मिंटो रिफॉर्म क्यों बोलेंगे आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे जब भी लेकर आया गया था तो उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो जो यहाँ के वायसराय थे, तो इसकी वजह से मार्ली मिंटो जो रिफॉर्म हुआ तो यहाँ पे मिंटो जो हो गए, मिंटो हो गए, यहाँ पे वायसराय हो गए। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में पहला पॉइंट क्या हो गया कि उस टाइम पे वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो थे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें मेंबर की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। तो जो मेंबर्स पहले 16 हुआ करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहां पे अभी मेंबर्स कितने रहेंगे? 60 रहेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोसेस लेकर आया गया था। मीन्स सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग क्या था कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, इस तरीके से कम्युनल वाइज उस कम्युनिटी को ही वो वहाँ पे वोट देगा। मीन्स इसमें मुस्लिम जो वोटर्स थे उनको ऐसा पावर दिया गया कि वो मुस्लिम जो कैंडिडेट थे सिर्फ उन्हीं को वोट दे। इसी को हम कम्युनलाइजेशन बोलते हैं। और जो मिंटो है मीन्स यहाँ पे लॉर्ड मिंटो टू थे, उन्हीं को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरीके का जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का, जिसमें मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा। इसकी वजह से ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो जो फर्स्ट इंडियन थे जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें फर्स्ट इंडियन कौन था? वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। वो उन्होंने ज्वाइन किया था एज वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इसमें अदर भी वर्ग का अदर जो ये थे वहाँ पे मेंबर्स थे उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जैसे जमींदार जितने भी थे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कॉमर्स ऑफ चैम्बर को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है जिसको मॉर्ली-मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसमें एक तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव जो यहाँ पे काउंसिल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी जो संख्या 16 से बढ़ा के 60 की गई थी। तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोसेस लेकर आया गया था। और फर्स्ट जो थे एग्जीक्यूटिव जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें फर्स्ट इंडियन जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। तो इसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। जैसे जो 1909 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको यहाँ पे लॉर्ड मिंटो यहाँ पे बोलते हैं कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं।
और उस टाइम पे इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे चेम्सफोर्ड ही क्या थे, वायसराय थे। तो उस टाइम पे जो लेकर आया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919, इसका मेन पर्पस क्या था कि यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आए, मीन्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह वहाँ पे गवर्नमेंट काम करे। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी प्रोविंस और यहाँ पे जो प्रोविंस लेवल पे और यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया का जो पोजीशन था उसमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहे। फिर इसके अलावा देखिए जो सब्जेक्ट्स है, जैसे आज के टाइम पे यहाँ पे हमने जो इतने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको हमने डिवाइड किया गया है, यूनियन सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट सब लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, फिर इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो सेम उस तरीके का क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी किया गया था, जिसमें क्या क्या रखा गया, एक तो सेंट्रल लेवल का रखा गया, एक प्रोविंशियल लेवल का। इस तरीके से दो तरीके का यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है। तो किस में कौन रूल रेगुलेशन लेकर आएगा, इसका भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। तो एक तो देखिए यहाँ पे डायरार्की, डायरार्की मीन्स क्या हो गया कि एक रिजर्व लिस्ट हो गया, एक ट्रांसफर लिस्ट हो गया। तो रिजर्व लिस्ट, इसमें भी डायरार्की मीन्स क्या होता है कि डुअल गवर्नमेंट, मीन्स एक सब्जेक्ट पे ही दो लोग जब वर्क करते हैं तो उस चीज़ को डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इस चीज़ को बाइफर्केशन करने के लिए देखिए एक पहला बनाया गया कि रिजर्व लिस्ट। तो रिजर्व लिस्ट का मीनिंग ये था कि एक ऐसा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट था जिसपे सिर्फ गवर्नर जनरल ही और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही रूल रेगुलेशन बना सकती है। दूसरा यहाँ पे लेकर आया गया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, तो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बनाया गया था। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो प्रोविंस लेवल पे था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो सेंट्रल लेवल पे था। अभी के टाइम पे जैसे एग्जांपल हम रिलेट करना रहे तो आप विधानसभा है तो विधानसभा को एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल मान लीजिए और पार्लियामेंट जो है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल मान लीजिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं आज के टाइम पे, कि समझ भी पाएंगे कि अभी के टाइम पे जो मौजूदा अपना यहाँ पे पार्लियामेंट के सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, कहाँ से इसका डेवलपमेंट हुआ है। जो कि देखिए यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट पे कौन कौन रूल बना सकता था। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट पे कौन रूल बना सकता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन था, जो प्रोविंस लेवल पे बॉडी थी उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था। और जो यहाँ पे यूनियन लेवल पे था, सेंट्रल लेवल पे था, उसको यहाँ पे वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था, जिसपे वहाँ पे गवर्नर जनरल ही वहाँ पे रूल रेगुलेशन बना सकते थे, अकाउंटेबल ठहरा सकते थे। अभी लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हुआ, जो कि यहाँ पे प्रोविंस लेवल पे था, उसमें ये बताया गया कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसको रिप्लेस किया गया था जो बाइकैमरल सिस्टम होता है। बाइकैमरल सिस्टम मीन्स देखेंगे कि एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, उसी को बाइकैमरल मीन्स दो कैमरल वाला जो सिस्टम हो गया, इसी को हम अपर हाउस लोअर हाउस को ही लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर का पार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए बाइकैमरल में दो जो चीज़ थी, अपर हाउस लोअर हाउस, इसको डेवलप किया गया था। तीसरा यहाँ पे पॉइंट था कि इंडियन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ाया गया, मीन्स तीन लोगों को, और यहाँ पे जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें 3 इंडियन मेंबर्स को और ऐड किया गया था। फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस मीन्स इलेक्टोरल प्रोसेस था, तो पहले जो देखेंगे कि जो 1909 जो 1909 वाला यहाँ पे मार्लिन मिंटो वाला रिफॉर्म था, वहाँ पे क्या था कि सिर्फ मुस्लिम के लिए लेकर आया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उसको और एक्सटेंड कर दिया, एक हाथ और आगे चले गए। तो उन्होंने किसके किसके लिए दे दिया, एक तो सिख के लिए दे दिया, दूसरा है कि क्रिश्चियन जो इंडिया में रहने वाले क्रिश्चियन थे उनके लिए दिया गया, तीसरा है कि जो एंग्लो इंडियंस थे, एंग्लो इंडियंस उनको दिया गया, चौथा था यूरोपियंस जो थे इनको दिया गया। मीन्स 4 और लोगों को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया इलेक्टोरल रिफॉर्म के थ्रू। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है कि जैसे अभी के टाइम पे स्टेट अपना बजट बनाता है, सेंट्रल अपना बजट बनाता है, तो वैसे ही प्रोविंस लेवल पे भी बजट का एक डिस्कशन, और यहाँ पे सेंट्रल बजट डिफरेंट हो गया और प्रोविंशियल बजट डिफरेंट हो गया, इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई यहाँ पे प्रोविंस को। फिर तीसरा हो गया कि उस टाइम पे ही हाई कमीशन बनाया गया था। अभी आप सुनते होंगे कि जो यहाँ पे लंदन में हाई कमीशन फॉर इंडिया है, वो उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोला गया उसका, यहाँ पे कहाँ पे बनाया गया था, वो लंदन में बनाया गया था।
फिर तीसरा देखा जाए कि सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट मीन्स जो अभी के टाइम पे सिविल सर्विस का प्रोसेस है वहाँ पे ये किया गया कि जो यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है। जैसे आज के टाइम पे हमने बताया कि यूपीएससी है, वैसे ही उस टाइम पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? 1926 में बनाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें ये भी बोला गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 वाला, इसको जो है हर 10 साल में इसको रिव्यू किया जाएगा। तो 10 साल में रिव्यू करने के लिए देखा जाए तो 1900 लॉजिकली 1929 में उसका रिव्यू होना था। तो क्या किया गया था? 1927 में एक कमीशन बनाया गया जिसको हम साइमन कमीशन बोलते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1919 वाला, इसको रिव्यू करना कि ये जिस पर्पस के लिए लेकर आया गया था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो उस चीज़ को देखते हुए साइमन कमीशन बनाया गया था। और इसमें किसको किसको रखा गया था? तो इसमें जो थे किसके द्वारा लीड किया गया था? जॉन साइमन के द्वारा ये हेड किया जा रहा था। मीन्स इसके जो हेड थे जॉन साइमन थे। और इसमें जो भी यहाँ पे इस कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे लोग जो है ब्रिटिशर्स थे। मीन्स इसमें सपोज इंडिया में रेगुलेट करना है तो इंडिया में किसी मैटर को रेगुलेट करना तो कम से कम इंडियंस लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि वो इंडियंस लोग अपनी लेवल पे क्या इश्यूज है, क्या नहीं इश्यूज है, उसके बारे में वहाँ पे अपने पॉइंट्स रखें। बट इसमें सारे ब्रिटिशर्स को रखा गया था, तो इसकी वजह से इंडिया में इस चीज़ का विरोध किया गया था, जिसको साइमन गो बैक के नारे लगे थे, जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को कवर किया गया है। तो इन्होंने कुछ प्रपोजल रखे थे। तो प्रपोजल क्या क्या रखा था कि जो डायआर्की सिस्टम है वहाँ पे उसको यहाँ पे ओबोलिश किया गया। तो देखिए डायआर्की सिस्टम हमने यहाँ पे बताया। डायआर्की सिस्टम मीन्स वो जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट जो था यहाँ पे उस चीज़ के ही डायआर्की लिस्ट बोला गया। तो उन्होंने बताया कि जो डायआर्की सिस्टम इसको यहाँ पे एबोलिश किया जाए, खत्म किया जाए। दूसरा है कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इसका एक्सपेंशन किया जाए। तीसरा है कि जो यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट का प्रोसेस है उसको एज इट इज रखा जाए, उसमें कुछ सुधार या फिर वहाँ पे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा साइमन कमीशन ने अपने यहाँ रिपोर्ट में बताया था। और ये रिपोर्ट कब सौंपा था इन्होंने? 1930 में अपने रिपोर्ट दिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि साइमन ने 1930 में अपने रिपोर्ट यहाँ पे दिए थे। तो अभी देखेंगे कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम्युनल अवार्ड क्या होता है। तो कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था और ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये उस टाइम पे जो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया था कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट है एज इट इज रहने दो, मीन्स जैसा है वैसे रहो। तो इस टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि जो साइमन कमीशन ने वहाँ पे अपने सुझाव भेजे थे, उस सुझाव में वो तो था ही, उसके अलावा उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को ऐड कर दिया गया। डिप्रेस्ड क्लास कौन था उस टाइम पे? जो शेड्यूल कास्ट है, आज की टाइम पे जो अनुसूचित जाति है उसको वहाँ पे और एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया कि मीन्स अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति को यहाँ पे वोट दें और इस तरीके का इलेक्शन का प्रोसेस रहे। तो इसी को हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। ये कब आया था? 1932 में आया था। किसके द्वारा ये भेजा गया था? तो उस टाइम पे ब्रिटिश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने इस चीज को भेजा था, जिसका विरोध गांधी जी ने भी किया था। क्योंकि उनका मत ये था कि उस टाइम पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे मीन्स अनुसूचित जाति है उनका रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया, तो बाद में एज हिंदू से अलग उनको समझा जाने लगेगा। इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया? इसको अपोज करने के लिए उन्होंने एक फास्ट रखा। फास्ट मतलब इसको एक विरोध जताने का एक तरीका था। और ये कहाँ उन्होंने रखा था? यरवादा जो जेल है, तो यरवादा जेल में उन्होंने फास्ट रखा, उपवास रखा, जिससे कि इस चीज का विरोध किया जा सके। फिर इसको देखते हुए उन्होंने पूना पैक्ट किया। तो पूना पैक्ट किसके द्वारा हुआ था? तो उस टाइम पे कांग्रेस और जो B.R. अम्बेडकर जी थे इनके द्वारा किया गया था पूना पैक्ट। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट प्रोसेस रहे, मीन्स हिंदू का एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट प्रोसेस रहे जिसमें हिंदू के लोग भी रहे और जो डिप्रेस्ड क्लास मीन्स शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति ये लोग मिल के सारे लोग रहे और एक साथ वोटिंग करें। तो इसको टैकल करने के लिए क्या हुआ कि इस जो
अभी की आज के टाइम पे जो एससी या एसटी के लिए सीट का रिजर्वेशन है, वो यही पूना पैक्ट वाला सिस्टम है, जिसमें एससी के लिए यहाँ पे उन्होंने सीट का कुछ सीट का रिजर्वेशन रखा, और उस सीट पे हिंदू मुस्लिम हिंदू और जो एससी हैं सब लोग मिलके उस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो यहाँ इसी से यहाँ पे रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल कर आया। और गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, जो भी पूना पैक्ट हुआ था इसको यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, जिसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में लेकर आया था, तो इसमें उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो देखिए उस टाइम पे जो वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगडन थे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड विलिंगडन थे। तो देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट था इसको और बढ़ाया गया, और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें 321 जो सेक्शंस थे और 10 अनुसूचियां थी। आज के टाइम पे जो 12 अनुसूचियां हैं वैसे ही वहाँ पे 10 अनु शेड्यूल्स थे, सॉरी शेड्यूल्स थे, 10 शेड्यूल्स थे। और इसमें क्या था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। तो ऑल इंडिया फेडरेशन मीन्स जो ब्रिटिश पोजेशंस थे, ब्रिटिशर्स जो कंपनी थे जहाँ पे उनका अधिकार था वो, और जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे उनको एक साथ लाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये फेल हो गया था। आप ध्यान देंगे तो ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये फेल हो गया था, और फेल होने का लॉजिक ये था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे तो वो लोग इस चीज का विरोध किए, क्योंकि कभी भी किसी का भी पावर जाएगा, सपोज क्या था, मान लो पंजाब है या फिर कश्मीर है, तो वो अभी प्रिंसली स्टेट है। तो प्रिंसली स्टेट का जब कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो प्रिंसली स्टेट जो वहाँ पे कश्मीर या फिर पंजाब का उस टाइम पे जो वहाँ पे राजा या फिर जो भी उसका कंट्रोलर रहा होगा उसको लगेगा अभी तो उसके पास पावर ही नहीं रहा। तो वो इस चीज को की वजह से जो ऑल इंडिया फेडरेशन था इसका उन्होंने विरोध किया था, जिसका देखेंगे कि यूपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर तीसरा इसमें पॉइंट ये रखा गया कि पहले जो यहाँ पे दो सब्जेक्ट थे, एक तो यहाँ पे रिजर्व थे, फिर ट्रांसफरेबल जो सब्जेक्ट थे इसको डिवाइड किया गया 3 लिस्ट में। 3 लिस्ट में क्यों किया गया, तो एक तो था फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट हो गया मीन्स वहाँ पे यूनियन लेवल पे वहाँ पे जो भी था वो लोग रूल रेगुलेशन बना सकें। दूसरा था आपकी प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जिसमें 54 आइटम्स को रखा गया था। फिर तीसरा था कंकरेंट लिस्ट, जो कि आज का भी जो सेम सिस्टम है, आज के टाइम पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, तो उस टाइम पे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट था। तो इसमें ये भी बताया गया कि जो रेजिडुअल पावर होगा मीन्स इन दोनों के बीच में जो हेड जो रहेगा मीन्स जिसका पावर ज्यादा मायने रखेगा वो किसका रखेगा, वायसराय। तो वायसराय कौन था, सेंट्रल लेवल पे का आदमी था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये यूपीएससी 2012 में भी पूछा जा चुका है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड ये किया गया कि प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी देने के लिए यहाँ पे डायरकी लेकर आया गया, और इसके साथ साथ 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म मीन्स लोअर हाउस और अपर हाउस का जो सिस्टम है, जैसे यूपी बिहार यहाँ पे सब है, तो वहाँ पे बाइकैमरलिज्म जो है लेकर आया गया था। छः स्टेट में लेकर आया गया था, 6 प्रोविंस में लेकर आया गया था। तो कहाँ पे लेकर आया गया था, तो देखिए एक तो पहला बंगाल था, पहला बंगाल हो गया, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास, चौथा बिहार, पांचवा असम और छठा यूनाइटेड प्रोविंस मीन्स जिसको आज के टाइम पे यूपी बोला जाता है। तो ये 6 जगह पे यहाँ पे बाइकैमरलिज्म का सिस्टम लेकर आया गया था, जिसमें अपर हाउस लोअर हाउस रहे, विधानसभा और विधान परिषद, इस तरीके का जो सिस्टम था उस चीज को लेकर आया गया था। और यहाँ पे बताया गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोसेस था डिप्रेस्ड क्लास के लिए, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और वुमेन और जो लेबरर्स थे इनको भी इनमें इंक्लूड किया गया था। तो कैसा अभी इलेक्टोरेट का, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का भी हो गया, वुमेन्स का भी हो गया और लेबर्स का भी हो गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी टाइप पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आया गया था उसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और उसी टाइम पे आरबीआई जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट बनाया गया था, और उसी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल किया जाता है। फिर क्या था कि इसी एक्ट के थ्रू बर्मा, पहले बर्मा था इंडिया का पार्ट था, जो कि बाद में इसको इंडिया से अलग कर दिया गया। मीन्स बर्मा जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू वो सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से, और दो नए राज्य बनाए गए थे। दो नए राज्य कौन कौन से बनाए गए थे? उड़ीसा और सिंध, जिसको आज के टाइम पे पाकिस्तान का पार्ट माना जाता है, वो ये दो यहाँ पे नए राज्य बनाए गए थे। अभी हमारा देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, आप जानते होंगे कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे अभी के लिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से लेकर आया गया था, तो उस टाइम पे वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन का, इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन का प्लान लेकर आया था, जिसको उस टाइम पे इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया था। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे निर्माण हुआ था, मीन्स बना था पाकिस्तान का फॉर्मेशन, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसके थ्रू हुआ था। और इनके पास ये पावर दिया गया कि आप जो कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश का कॉमनवेल्थ है, मीन्स कॉमनवेल्थ एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, उन लोगों को एक साथ ला के एक जगह कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक कॉमनवेल्थ बनाया, जिससे कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने राज किया उसका एक वहाँ पे ज्वाइंट ग्रुपिंग रहे। तो उनको पावर दिया गया कि इंडिया पाकिस्तान दोनों लोगों को कि आप चाहिए तो ब्रिटिश का जो कॉमनवेल्थ है उसमें बने रह सकते हैं या फिर हट सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे ये रखा गया। फिर गवर्नमेंट लेवल पे चेंजेस देखा जाए तो वायसराय का जो पोस्ट है इसको एबोलिश कर दिया गया था। फिर यहाँ पे देखा जाए कि गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बेसिकली कैसे बनाया गया कि जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट है, वैसे वहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये गवर्नर जनरल इंडिया के लिए भी बनाया गया और पाकिस्तान के लिए भी बनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा। फिर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो बताया गया कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज था उसको ये पावर दिया गया, जब तक हमारे पास संविधान नहीं आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता है, तब तक के लिए जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास रहेगी। फिर ब्रिटिश कंट्रोल का इंडिया पे जो पावर था वो खत्म हो गया। फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि जो पहले के अपॉइंटमेंट थे वैसे ही वहाँ पे रहेंगे, ऐसा बताया गया। फिर यहाँ पे लीडरशिप की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे फ्री इंडिया के, इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। आप ये ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन था इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना वो कब बना था? 1946 में बना था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले कौन आवाज उठाया था और कहाँ पे उठा था? कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कैबिनेट बना है इंडिपेंडेंस के बाद वो कैसा बना। तो पहला बना कि जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे कौन बना? वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने, इसके साथ साथ एक जो एक्सटर्नल अफेयर्स था, कॉमनवेल्थ था और साइंटिफिक रिसर्च, इसका जो पोर्टफोलियो था वो किसके पास गया? जवाहरलाल नेहरू के पास गया। फिर यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या गया? होम गया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गया। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके पास क्या गया? फूड एंड एग्रीकल्चर गया। चौथा है मौलाना, यहाँ पे मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इनके पास एजुकेशन गया। पांचवा यहाँ पे देखा जाए तो जॉन मिथाई, तो जॉन मिथाई के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट गया। फिर छठा है हमारा जो यहाँ पे शंमुगम चेट्टी थे, उनके पास फाइनेंस गया। बी आर अम्बेडकर के पास लॉ गया। जगजीवन राम के पास लेबर गया। सरदार बलदेव सिंह थे उनके पास डिफेंस गया। राजकुमार अमृत कौर हेल्थ गया। सीसी भाभा जो थे यहाँ पे जो साइंटिस्ट उस समय, कॉमर्स गया उनके पास। और अहमद किदवई जी थे उनको पास कम्युनिकेशन गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्री एंड सप्लाईज गया। और जो वी एन गॉडजिल थे इनके पास वर्क्स माइन एंड पावर गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम जो एग्जाम है यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कैबिनेट के बारे में। तो इसमें जो कुछ की पोर्टफोलियो हैं, जैसे पीएम कौन था और उनके पास क्या क्या पोर्टफोलियो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास यहाँ पे होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एग्रीकल्चर रहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास एजुकेशन रहा। जॉन मिथाई के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट रहा। शंमुगम चेट्टी के पास फाइनेंस रहा। बी आर अम्बेडकर के पास लॉ रहा। जगजीवन राम रेड्डी के पास लेबर रहा। सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस रहा।
अमृत कौर के पास, यहाँ पे हेल्थ रहा सीसी भाभा के पास, कॉमर्स रहा मोहम्मद किदवई के पास, कम्युनिकेशन रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास, इंडस्ट्री एंड सप्लाईज रहा, और जो वीएन गॉडजिल थे उनके पास वर्क्स माइंस एंड पावर, ये डिपार्टमेंट इनके पास रखा गया। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। तो हम आप लोगों का रिव्यू जानना चाह रहे थे कि हम ये वीडियो कैसा लग रहा है, और कुछ आपकी सलाह हो, इनपुट हो, सजेशन हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइए, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तो आपका जो भी सुझाव रहे उसको हम इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिले। और ये हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि सपोज ये स्टैटिक का पार्ट है और एक बार हम इस वीडियो को बना लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी पॉलिटी रिवाइज करना है और सपोज अपने घर पे नहीं है, कहीं पे बाहर है, ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होगा कि आपके पास बुक लेके तो घूम नहीं सकते हैं। तो क्या होगा कि इस प्लेलिस्ट को हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ये एक प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं जिसमें 8-10 पार्ट में करके हम पूरे पॉलिटी को कवर कर लेंगे। तो ये एक प्लेलिस्ट देख लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका पूरा पॉलिटी है कवर हो जाएगा। और 2-3 बार इसको आप देख लेंगे तो आप जानते होंगे कि पॉलिटी काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। और हमने आपने नोटिस किया होगा कि हमने एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। तो कुछ भी आपका डाउट्स रहे तो प्लीज आप कमेंट करिए। आप हमसे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में दे रखा है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपका समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।